ये फाइनल है, मेरा ये बिल्कुल ये ऑर्डर है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वो बोलेगा और आप सुनेंगे। आप सुनेंगे उसको जिसे देश का कानून अपने सामने देखना चाहता है। सुनिएगा कि कैसे वो खुद को प्रधानमंत्री के बराबर मानता है। सुनिएगा कि कैसे वो खुद को ही अदालत, वकील, जज सब कुछ मानता है। सुनिएगा कि कैसे और किस अंदाज में वो अपने दुश्मनों को धमकी देता है। और सुनिएगा कि कैसे वो बिजनेस की डील करता है। दाऊद इब्राहिम की ताज़ा तस्वीरें सरकार के पास पहले ही आ चुकी हैं। अब डॉन की आवाज को भी सरकार के जासूसों ने टेप कर लिया है। टीका पड़क तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का। और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और मैं अपने साथ होने दूंगा। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर माल पूरा बिकता है तो बेच दो मलिक वाली, और नहीं तो हमारा 25% तुम पहले अलग कर दो। ये माल हम बेचने नहीं देंगे इस कंडीशन में। समझ में है? कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें अपन इनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं 20-25% किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं तो 50% आज के कैश अच्छे। उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए, कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं हो। जो नुकसान है ना वो आप इस वाली कंपनी में डालेंगे 6 मिनट का, और ये वाला जो नुकसान है इसमें मिनिमम नुकसान करने के लिए हमारा जो सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे। हाँ सर ये दो है। हाँ इंशाल्लाह ये इनका भी यही कहना है कि अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ निकल जाते तो सबकी इज्जत रह जाएगी। समझ में? रहा सवाल, देखो इन्वेस्टर लोग को तो आज की तारीख में खड़े होकर के कल नफा देते हैं तो 20 का उसमें से भी बच सकता है माल, उसके अंदर से भी पैसे बच सकते हैं। समझ में? हाँ बच सकते हैं। वो तो जिसके साथ जो डील हुई उसके बाद जो बचा हाँ उसका हम मैनेजमेंट उसको हम देखेंगे उसको आप देखिएगा, वो फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अभी इतना बचा है और इतना बचा है तो इतने बचना है कि उसमें हमारे को इनको क्या, इनकी गलतियों का क्या करना है। समझ गया मैं। ये 25% के अलावा 25% के अलावा वो फिर आईजी इन लोगों से बात होगी, छोटानी और आईजी से। समझ में? मैं समझ गया कि बिल्कुल ये होगा कि 75 हमको मिल रहे हैं और 75 इनकी कंपनी को छूट रहे हैं मिसाल के तौर। यानी इस रेशो के हिसाब से अगर मिल रहा है तो उसमें हम उससे ज्यादा मिल रहा है तो पेनल्टी लगाएंगे, उससे कम मिल रहा है तो उसमें भी पेनल्टी लगेगी, उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसमें शेयर उठाएंगे, वो उठा लेंगे और वो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है सर, समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। और आप लोग एग्रीमेंट और जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो फिर। क्योंकि मिराज का मैंने बोल दिया है कि जब कोई भी नई डील मिराज से होगी, क्योंकि उसमें हमारी कंपनी वो उसमें हमारा बली बोल दिया है कि उसके अंदर मालूम पड़ा कि कहीं से इन्होंने मिराज से उठाया है, हाथ बदल के तो भी ये गुनहगार होंगे। मैं समझ गया। समझ में? तो ये दोनों चीजें तो उनको बतानी पड़ेंगी जो मिराज में घुस रहे हैं। सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उनको भी इनको भी, यासिर इनको भी बतानी पड़ेगी, भूटानी को भी बतानी पड़ेगी और आईजी को भी बतानी पड़ेगी। समझ में? यासिर अच्छे से समझ गया है कि आइंदा किस तरीके से करना है और उन लोगों के साथ कंपनी का प्रश्न।
और उन लोगों के साथ बोला मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ आपकी परमिशन के बगैर। और दूसरी चीज ये है कि उनके साथ, और ये तो वैसे कह रहा है परमिशन देंगे तो भी मैं नहीं करूंगा। बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही है। तो इतना इनोसेंट यासिर भी नहीं हो सकता कि यार वो अभी भाई ने आईजी को मना किया तो भाई के पास कैसे पूछूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, उसके अलावा भी मैंने भी आपको तो बताया कि अगर आपको पता है कि एक जगह का सारी अम्ब्रेला जिनकी है तो नीचे वालों को नीचे वाले कुछ भी कहे आप ऊपर वाले को फोन करना आपका फर्ज बनता है। वो गलती है कि और आप ऑलरेडी उनसे पहले भी धोखा खा चुके हो। डाउनटाउन में भी आपने ये बोला कि मुझे ये बताया गया था, तो इस दफा तो चेक कर लो कि सही है कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट ऑफर तो कर दो। मैं बाहर जा रहा हूँ, घर को तो पहले चेक कर लूं। तो वो सारी चीज माने यहाँ से और बोले नहीं ये गलतियां हैं, और बोला इसी वजह से मैंने अब जो है इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। नहीं तो ये और यासिर को एक बात बोलना कि भाई मैंने जो गोयनका वाला किस्सा तेरे को सुनाया था वो किस्सा मैंने सुनाया था। इसमें ये किस्से में वो आईजी पे फिट नहीं होता है, वो किस्सा जो होता है वो अपने वालों पे फिट होता है। समझ गया? बिल्कुल सही है। अब वो गोयनका वाला किस्सा सुना है पूरा, बिल्कुल सही है। ये कह रहे मेरे ऊपर फिट होता है। को बोला था पहला भाई को क्यों नहीं पूछता, इन्होंने पहले बोला उसको आप क्यों नहीं पूछते, तो उन्होंने इसको जवाब दिया कि हमने पहले पूछा था, यहाँ पे इनसे फिर गलती हो गई कि पहले पूछा था और आज पूछने में एनालिसिस पे बहुत जमीन आसमान का फर्क था। फिर निकल चुका था जमीन पर। वही वो जो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा यार मैंने बिल्कुल समझ आ गई, मैंने रियलाइज कर लिया कि गलती थी। वो सिनेरियो कुछ और था, ये सिनेरियो कुछ और। मैं वापस आया और बोला हो सकता है, मैंने इनको रियलाइज कराया, बोला हो सकता है वो 27 मिलियन दरम मेरे दिमाग में थे जो मुझको मिलने वाले थे, वो भी माना। हाँ तो बेटा ये एक इंटरेस्ट की वजह से तुमने मेरे से झूठ बोला, एक इंटरेस्ट तुम्हारे अपने इंटरेस्ट की वजह से मेरे से गलत बयानी की या छुपाया या उस पर पर्दा रखा, समझ में? सर एक मिनट, एक सेकंड आपसे बात करेंगे। एक हाँ देना। सलामकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। नहीं भाई वो इंटरेस्ट की वजह से पर्दा नहीं रखा था। हाँ वो तो बाद में डेवलप हुआ था, लेकिन जो मेरी इतनी सिंसियरिटी थी कि मैंने आईजी को बोला था कि ये आप 25 मिलियन जो रेज करने का बोल रहे हो, ठीक है, ये आपके पास माइक है, आप उनसे पूछ लो। और ये आप इतना प्रेशर देते हो कि एक हफ्ते बाद पेमेंट है, ठीक, उनसे आप ये उनको बोलो कि ये शेयर वो ले लें और जिस तरह से कंपनी चल रही है उस तरह से चलेगी। तो ये सबसे पहले मैंने उनको यही बोला। तो उन्होंने तो अभी तुमको है ना जाबिर के सामने ये बताना पड़ेगा, आईजी के सामने, जाबिर के सामने ये बात कोट करना पड़ेगा जिसमें छुटानी भी होगा कि भाई मैंने पहले इसको बोला था। मेरे लोग मेरी आंखें और कान हैं, इसीलिए मुझे बैठे बैठे दुनिया की खबर मिल जाती है। प्रधानमंत्री खुद गलियों में नहीं घूमते, मेरे लफ्ज से दस्तावेज है, दस्तावेज फाड़े जा सकते हैं पर मेरा हुक्म नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही ये मेरे बोल हैं, ये दाऊद इब्राहिम के धमकी देने का अंदाज है। आज आप भी सुनिए दाऊद की वो आवाज जो बोली जा रही थी कराची से और रिकॉर्ड हो रहा था दुबई में। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके के इसी व्हाइट हाउस में बड़े ठाठ से रहता है। इसी घर से जब वो दुबई के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की डील कर रहा था तो खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की लाइव बातचीत टैप कर ली। सुनिए किस तरह दाऊद इब्राहिम दुबई के एक बड़े बिल्डर का फोन पर कान गरम कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। फोन पर दाऊद इब्राहिम की धमकी, मेरे लफ्ज से दस्तावेज है, दस्तावेज फाड़े जा सकते हैं, मेरा हुक्म नहीं, ये माल हम बेचने नहीं देंगे।
जिसने बेचा वो नुकसान उठाएगा। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम किसी प्लॉट या फ्लैट या बंगले की डील नहीं कर रहा। वो दुबई के सबसे बेशकीमती इलाके में 8 बहुमंजिला इमारतों के खरीद फरोख्त की अरबों खरबों की सीधी डील कर रहा है। सुनिए सबसे महंगे प्रॉपर्टी पर दाऊद की हैरत अंगेज डील। बोलना वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले पहले। 5 बिल्डिंग नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले लो। फोन पर बिल्डर को धमकाता दाऊद, 8 बिल्डिंगों का हिसाब करो, 8 में से 5 बिल्डिंग हमें चाहिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की डील में पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासीर ने दाऊद इब्राहिम को गुमराह किया। दाऊद इब्राहिम उसी यासीर को इस फोन कॉल में धमका रहा है। डॉन कह रहा है कि अगर डी कंपनी के साथ चालाकी की तो बख्शेगा नहीं। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर दाऊद इब्राहिम ने पहली बार फोन पर यह कबूल किया कि वो कराची के घर में बैठकर ही दुनिया भर की डील करता आया है। डॉन का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की तरह एक जगह बैठकर ही दुनिया भर की सारी खबर लेता रहता है और एक जगह बैठकर ही सारे फैसले करता है। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। खुद को प्रधानमंत्री मानने लगा है दाऊद। प्रधानमंत्री की तरह मैं भी गली गली नहीं जाता, प्रधानमंत्री की तरह मुझे भी घर बैठे मिलती है सारी खबर, घर बैठे ही मैं लेता हूं सारे फैसले। दाऊद की बातों से साफ है कि पाकिस्तान में 20 साल में उस पर सरकारी मेहरबानी ऐसी रही कि वो खुद को मानो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मान चुका हो। आज तक ब्यूरो। दाऊद को हिंदुस्तानी पुलिस पिछले 2 दशक से तलाश कर रही है। इस दौरान सरकार ने ऐसे न जाने कितने सबूत इकट्ठा किए जिससे साफ हो गया कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार हर बार इसे झुठलाती रही। लेकिन फोन पर बातचीत के दौरान खुद दाऊद भी अपना पता दे ही गया। पता कराची के क्लिफ्टन रोड का। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जनरल मुशर्रफ के हाथ में रही हो या नवाज शरीफ के, इस्लामाबाद की सरकारों ने दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी से हमेशा ही इनकार किया है। लेकिन पहली बार दाऊद इब्राहिम ने कराची में बैठे बैठे कबूल किया है कि उसके घर क्लिफ्टन से 7 किलोमीटर दूर डाउनटाउन इलाके में उसके पास 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि दाऊद ने पाकिस्तान से दुबई तक कितनी बेनामी संपत्ति बनाई होगी। आज तक ब्यूरो। फोन पर होने वाली बातचीत से साफ है कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के धंधे में भी डी कंपनी की दादागिरी है। दुबई ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दाऊद की बेशुमार बेनाम संपत्ति है और इनमें से ज्यादातर संपत्ति उसने अपने तरीके से ही हासिल की। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। बोलना वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले पहले। 5 बिल्डिंग नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले लो। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।